जी CFAP 6 लेक्चर नंबर 32 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था ISAE 3000, उसके स्टैंडर्ड को हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन पास्ट पेपर के उसके क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस नहीं किए थे। आज पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं ISAE के हवाले से, इंश्योर करने के लिए कि आपको कल जो अहम कंसेप्ट हमने डिस्कस किए वो समझ आ गए हैं। सबसे पहले ISAE 3000 किस तरह की इंगेजमेंट्स पे अप्लाई होता है? ऑडिट और रिव्यू के अलावा हर एश्योरेंस इंगेजमेंट में, ऑडिट और रिव्यू के अलावा कुछ ऐसे एश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं जिनके अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, 3400 फॉर एग्जांपल, 3402, क्या उनके ऊपर ISAE 3000 अप्लाई होता है? होता है, तो उनका अपना स्टैंडर्ड स्पेसिफिक अप्लाई नहीं होता? पढ़ना है आपने, अप्लाई होता है, बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन अपना स्टैंडर्ड भी अप्लाई होता है। जो चीज़ें उनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुई वो फिर इस स्टैंडर्ड में डिस्कस होती हैं। सब्जेक्ट मैटर हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, ISAE 3000 किस पे अप्लाई होता है? दोनों पे। ज़्यादातर इंगेजमेंट्स प्रैक्टिकली हमारी कौन सी होती है? जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं एग्जाम में किस तरह की सब्जेक्ट मैटर आएगा, या प्रैक्टिकली तो हम पहचान लेंगे कि ये 3000 का है? कुछ एग्जांपल दीजिए। हाँ जी, वो जो हमें सब्जेक्ट मैटर कहेगा जिसके ऊपर हमने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, वो कोई KPI हो सकता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग हो सकती है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई पैरामीटर हो सकता है जिसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी हो, जैसे कार्बन एमिशन, उसके ऊपर हो सकता है हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करनी हो, वाटर कंजम्पशन। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसे मैनेजमेंट समझती है कि हमारी परफॉर्मेंस का एक अहम पैरामीटर है और हम लोगों को बताएंगे तो हमारा अच्छा इमेज पड़ेगा लोगों के जहनों पे, तो उसके ऊपर अगर मैनेजमेंट एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहे, हम एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, कोविड SOPs की कंप्लाइंस के ऊपर, शाबाश, बिल्कुल। अगर उसकी कंप्लाइंस के ऊपर वो हमसे पूछता है कि जी रिपोर्ट दे दीजिए कि हमने SOPs की कंप्लाइंस किया है कि नहीं, बिल्कुल वो एक हम उसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो अप्लाइड क्राइटेरिया होगा, फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट के SOPs होंगे, या हो सकता है वो मैनेजमेंट के अपने बनाए हुए SOPs भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट के अपने, समटाइम्स मैनेजमेंट के हो सकता है गवर्नमेंट के SOP से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, समटाइम्स गवर्नमेंट के SOP से लेस स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट SOPs की कंप्लायंस की रिपोर्ट बना के दो हमें, कि हमारे अपने बनाए हुए। ठीक है, कंप्लायंस को हम अश्योर कर सकते हैं ना, एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ISAE 3000 की जो एंगेजमेंट होगी, इस पे लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि रीजनेबल? दोनों प्रोवाइड की जा सकती है, बिल्कुल। जो 3000 है वो दोनों को कवर करता है जी। मेरे भाई, आप इसमें डिफरेंट टाइप्स की एश्योरेंस एंगेजमेंट डिस्कस करता है 3000। एक क्लासिफिकेशन है रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। ये तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे ना, जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक और क्लासिफिकेशन भी बताता है, वो क्लासिफिकेशन क्या है? नहीं बताना। टेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने जी। आप बताइए, मैं आपके सामने दो सिचुएशंस रख रहा हूं, आपने बताना है इसमें टेस्टेशन एंगेजमेंट कौन सी है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट कौन सी है। पहले दोनों को आपने सुन लेना। पहला केस, क्लाइंट हमारे पास आया और कहने लगा, सर हमारे ब्रेकअप वैल्यू, या जिसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर, हम रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, गवर्नमेंट को, किसी को भी। तो कैलकुलेट हम करेंगे, एक पेज के ऊपर हमने कैलकुलेशन कर दिया। आपने ये बताना है हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। पहली एंगेजमेंट ये है। दूसरी एंगेजमेंट में क्लाइंट आके कहता है कि सर हमने ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करके शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करनी है,
आप ऐसा कीजिए कि हमारी ब्रेकअप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और अपनी एश्योरेंस दे दीजिए उसके ऊपर कि आपने इसको रीज़नेबल एश्योरेंस लेवल पे इसको वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। दोनों इंगेजमेंट समझ आ गई। पहले वाली टाइप ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट कौन सी है? टेस्टेशन इंगेजमेंट, जिसमें सब्जेक्ट मैटर कोई और बना रहा है, प्रैक्टिशनर सिर्फ एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे वाली इंगेजमेंट डायरेक्ट रिपोर्टिंग, जिसमें सब्जेक्ट मैटर भी प्रैक्टिशनर प्रिपेयर कर रहा है और उसके ऊपर एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। जो ISA 3000 की एश्योरेंस इंगेजमेंट है, क्या ये हमेशा किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए प्रिपेयर की जाएगी या कि जनरल पब्लिक के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है? ये रिपोर्ट जनरल पब्लिक को भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी की जा सकती है। अगर रिस्ट्रिक्ट करना है हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो कैसे कर सकते हैं? पैराग्राफ कौन सा होगा? क्या उस पैराग्राफ का टाइटल अदर मैटर होगा या कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट? क्या अदर मैटर नहीं लिखा जाएगा? ऑडिट में रिस्ट्रिक्ट करते थे डिस्ट्रीब्यूशन, तो अदर मैटर पहले लिखते थे। ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, अदर मैटर लिखेंगे, उसके बाद आगे टाइटल में फर्दर उसको बता सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट में भी इसी तरह करते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट तो जी मेरे भाई, आप मुझे ये बता दीजिए कि ISA 3000 की रिपोर्ट उम्मीद है कि आपने नहीं पढ़ी होगी, और ISA 700 की रिपोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए क्या। या यूं कह लीजिए, क्वेश्चन का मैं रीड्राफ्ट करता हूं, ISA 3000 की रिपोर्ट कैसे डिफरेंट है ISA 700 की रिपोर्ट से? अच्छा, पहला उन्होंने बताया कि ISA 700 का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो हम फॉलो करते हैं, जबकि ISA 3000 में उसने हमें स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं दिया क्योंकि वैरायटी ऑफ एंगेजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, शाबाश। और नेक्स्ट आप बताएं। समरी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड हम एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये ISA 3000 की एंगेजमेंट में लिखते हैं, लेकिन 700 में समरी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड नहीं लिख। हाँ, एक पैराग्राफ आता है जिसमें हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं बिल्कुल उनका जिक्र करते हैं, वो की ऑडिट मैटर है, लेकिन बेसिकली वो लिमिट होता है सिर्फ 1-2 एरियाज तक। ठीक है, जबकि 3000 में हम जो ओवरऑल एंगेजमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं उनकी समरी प्रेजेंट करते हैं। जी मेरे भाई, और कोई डिफरेंस 3000 की एंगेजमेंट में और रिपोर्ट में और 700? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा कहाँ नहीं आता? वो पैरा 3000 में वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा नहीं है, वो लिमिटेशंस का, इनहेरेंट लिमिटेशन का पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ गोइंग कंसर्न का नहीं है, लिमिटेशंस का है। वो पैराग्राफ क्यों देते हैं भला? अच्छा, बारी भी नहीं थी फिर भी बोल पड़ा। वो क्या ISA, मेरे भाई आप बताइए, क्या ISA 3000 में कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस का या लिमिटेशंस के नाम का हेडिंग का पैराग्राफ आता है? एलिमेंट्स नहीं पढ़े थे कल, उसमें पैराग्राफ आता है। उसमें क्या लिखते हैं हम? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट लिखते हैं। वो तो ऑडिट एंगेजमेंट है, मैं क्या शायद ये कहते, ठीक है, वो नहीं लिखते। फिर क्या लिखते हैं? नहीं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जब वो तो समरी ऑफ वर्क परफॉर्म में लिखते हैं। यार ऐसे ना करें, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। नहीं, क्या ये उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन इस चीज़ की होती हैं कि नॉर्मली चूँकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चूँकि क्वालिटेटिव डाटा नॉर्मली होता है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा को वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्वांटिटेटिव डाटा को वेरीफाई करना आसान होता है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना कंपैरेटिवली आसान है, नॉन फाइनेंशियल बाय इनहेरेंट उसमें लिमिटेशन है, उसकी वेरिफिकेशन मुश्किल है, तो हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं उसमें। रिपोर्ट के अंदर हेडिंग्स देते हैं कि नहीं देते?
पक्की बात है। अच्छा आने को जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी। मेरे भाई जो गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं, एग्जाम में 3000 का क्वेश्चन आएगा हमसे अभी तक एज ऑन टुडे क्या क्या चीज़ें पूछता होता है 3000 के स्टूडेंट? रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग शाबाश टेस्ट कर सकता है, हाँ जी, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, समरी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। समरी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड में आपको कुछ लिस्ट बताई हुई है, 3-4 प्रोसीजर, वो बता दीजिए। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट के सिस्टम की, कि क्लाइंट जो भी उसने स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन दी है वो कैसे कंपाइल करता है, वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इंक्वायरी करके या इंटरव्यू करके। आई कैप ने उसके लिए इंटरव्यू का वर्ड भी यूज़ किया। और उसके सिस्टम को टेस्ट, एक तो इंक्वायरी कर ली ना, सिस्टम की टेस्टिंग कर लें, शाबाश, टेस्टिंग हो गई। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इंक्वायरी, दूसरे नंबर पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरे नंबर पे इंस्पेक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स निकल रही हैं उसमें, मतलब कोई ना कोई रिपोर्ट बन रही होगी ना, उसकी इंस्पेक्शन। और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर कर लें, साइट विजिट हो जाएगा, शाबाश। चलिए ठीक है, ये हमारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो गए। अब चलते हैं हम पास पेपर, क्योंकि डायरेक्ट पास पेपर क्वेश्चन के साथ चलते शायद कुछ चीज़ें हमारे जहन में आती, कुछ में ना आती, तो थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज बेहतर है। लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा जी मेरे भाई। हाँ, उसकी लास्ट लाइन में जहाँ पे डिफरेंस है अटेस्टेशन और डायरेक्ट, उसकी लास्ट लाइन में मेजरमेंट, ये ऊपर पहले वाले पॉइंट में कवर हो जाता है। ये एक तरह से डुप्लीकेशन वाला पॉइंट हो गया। हाँ जी, उसको मतलब जिसको भी, जिस सब्जेक्ट मैटर को भी आप वेरीफाई कर रहे हैं उसकी बात हो रही है कि उसको बेसिकली प्रिपेयर कौन कर रहा है जी। अब आते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा विंटर 2017 का। ATL मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड सेफ्टी गारमेंट्स। It uses certain chemicals whose waste needs to be disposed of in a certain manner to prevent any harm to the environment. ऐसा केमिकल यूज़ करते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और उसे एक सर्टन वे में डिस्पोज करना चाहिए। अब फ़ौरन मेरे जहन में आगे, मुझे पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मेरे जहन में आ गया शायद डिस्पोजल से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर किसी रेगुलेटर को रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपना मटेरियल डिस्पोज किया कि नहीं किया। उसके लिए शायद हम एंगेज कर रहे हो। मेरे जहन में वैसे ही क्वेश्चन आया। हाँ, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें, ठीक है, सही कह रहे हैं। रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, उसने हमें बता दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट की लाइट में, यानी कौन सा स्टैंडर्ड, ISAE, उसकी लाइट में बताइए। डिस्कस व्हाट स्टेप वुड यू टेक बिफोर डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट द अबव असाइनमेंट। क्या स्टेप्स आप लेंगे इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये तो मुझे लगता है ये तो जेनेरिक नेचर का क्वेश्चन है। किसी भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम तकरीबन एक जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। क्या मेरी बात ठीक है? वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं प्रोविजनली डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मजीद कोई स्पेसिफिक फैक्टर हुआ तो वो भी बता देंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं जी? क्राइटेरिया क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल की कंप्लायंस हम कर सकेंगे नहीं, क्या हम कॉम्पिटेंट है, हमारे पास एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, और अहम चीज रिसोर्सेज हैं और अहम प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन में दो चीज़ें हैं, क्या मैनेजमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करती है, और दूसरा क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, और क्राइटेरिया से मुझे याद आया कि ISA 210 फ्रेमवर्क के कुछ फीचर्स बताता है जिनको सामने रख के हम डिसाइड करते हैं। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी फ्रेमवर्क में मौजूद हों, हम कहते हैं ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, कौन से? कंप्लीटनेस, न्यूट्रलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। शाबाश, याद आया वो। चलिए, तो वो भी अगर मार्क्स ज़्यादा हुए तो वो भी हम इसमें लिख देंगे। B, assuming that you have accepted the engagement, what matters would you like to include in your report to ensure that it is not misleading for the intended user। अच्छा, ये भी मुझे जनरली नजर आ रही है। Assuming that you have accepted the engagement, what matters would you like to include in your report to ensure that it is not misleading for the intended user।
अच्छा, ये रिपोर्ट हमारी मिसलीडिंग कैसे हो सकती है? पहला क्वेश्चन तो ये है, हम पढ़ लेते हैं सारा, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे कि मिसलीडिंग कैसे हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ मिसलीडिंग कैसे हो सकती है, उसका क्वेश्चन है कि मिसलीडिंग को अवॉइड करने के लिए, कि मिसलीडिंग ना हो, आप क्या कर सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब द सेफ्टी स्टैंडर्ड विच आर रिक्वायर्ड टू बी एडहेयर्ड टू विद रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ दिस केमिकल। वही बात हो गई, गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं। ATL हैज इट्स ओन इंटरनली डेवलप्ड स्टैंडर्ड, ATL के अपने स्टैंडर्ड्स भी थे विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय सम ऑफ इट्स इंटरनेशनल कस्टमर, जो इसके इंटरनेशनल कस्टमर ने अप्रूव किए हुए। इसका मतलब वही एग्जांपल जो भाई ने दिए थे, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट के SOPs हैं कोविड-19 के, और हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने भी हो। हमें जब वो इंगेज करेंगे, क्लाइंट इंगेज करेगा, हमने किसके मुताबिक एश्योरेंस रिपोर्ट देनी है? जिसके मुताबिक वो कहेगा, जिसके मुताबिक वो कहेगा। अगर वो कहे गवर्नमेंट के मुताबिक तो गवर्नमेंट के मुताबिक देंगे, अगर वो कहेगा मेरे अपने बनाए मुताबिक, उसके मुताबिक, उस कंप्लायंस उसके साथ, वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क हमारा है। रिस्क बताइए क्या है वाला? हाँ, वो इसकी देंगे तो कहीं इसको ना दे दे वो आगे कि भाई ये देखिए एश्योरेंस रिपोर्ट है कोविड-19 के ऊपर, और अगर इसको हम रिपोर्ट प्रोवाइड करें इंटरनल के लिए, वो एक्सटर्नल को ना रिपोर्ट कर दे, हो सकता है ना, मिलते जुलते। चलिए, तो खैर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इंटरनली स्टैंडर्ड विच हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है। These customer require that ATL as well as its supplier should comply with these standards, ठीक है। कस्टमर्स ने कहा कि भाईजान आप जो मटेरियल यूज करें, मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने ये कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, और अपने जिनसे आप माल खरीदते हैं उनका भी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो ये होने चाहिए। However, the standards set by the government are far more comprehensive and stringent as compared to ATL's internally developed standards, यानी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट के रूल ज़्यादा सख्त है इंटरनली से रिलेटेड। ATL has approached your firm to report on compliance with its internally developed standards with its, किसके साथ, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं एंगेजमेंट इंटरनली डेवलप्ड स्टैंडर्ड की, इस क्राइटेरिया? बिल्कुल कर सकते हैं। ATL has informed you that the report would be submitted to the concerned international customers, उन्होंने बता दिया कि रिपोर्ट इंटरनेशनल कस्टमर्स को दी जाएगी। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि रिपोर्ट मिसलीडिंग ना, इसका गलत इस्तेमाल ना हो? रिस्ट्रिक्शन का पैरा ऐड कर देंगे, कौन सा, अदर मैटर इंक्लूड करके, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है। एक और काम भी कर सकते हैं, वो क्या जी? शाबाश, जो क्राइटेरिया मेंशन करते हैं, क्या हम क्राइटेरिया का कोई एलिमेंट होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट में, उस क्राइटेरिया में ख़ास तौर पे मेंशन कर देंगे कि ये कौन से वाला क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल कस्टमर्स वाला। ये दो काम हम कर सकते हैं जी। हाँ, जल्दी बोल गया आगे, वो भाई भी नहीं बैठे हुए थे, मैं कैश में भूल गया, जल्दी बोल गया। नहीं कोई बात नहीं, बाद में ले लीजिएगा प्राइस साहब। मैं क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट समर 2014 का एक ही क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, पहले एक ही रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। What are different types of reports that you can offer to the client, clearly specifying the key characteristics of each form of report? ये अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। इस क्लास के आज के लेक्चर के एंड पे आप इसको आंसर कर सकेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दूं कि बाद में? अच्छा चलें ठीक है। बी, your manager has identified that client should prepare a statement of compliance with the said control framework. क्लाइंट को कोई ऊपर फ्रेमवर्क उसने बताया हुआ है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, एंड योर फर्म कैन ओनली इशू ए रिपोर्ट ऑन दैट स्टेटमेंट, और हमारी फर्म ने उस स्टेटमेंट के ऊपर सिर्फ एक रिपोर्ट इशू करनी है और कुछ नहीं करना। यानी क्लाइंट ने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रिपेयर करनी है, और हमने क्या करना है,
उस स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के ऊपर रिपोर्ट देनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, अच्छा टाइप ऑफ एंगेजमेंट नहीं कह रहा, टाइप ऑफ एंगेजमेंट कहता तो मैं एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस दोनों तरह की एंगेजमेंट को सामने रख के डिसीजन करता। उसने टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट कहा है तो मैंने नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट को साइड पे कर दिया, ठीक है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर फोकस मेरा। कह रहा है टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट बताइए टू विच द मैनेजर इज रेफरिंग एंड द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच एंगेजमेंट। मेरा पहला क्वेश्चन, ये ऑडिट एंगेजमेंट तो नहीं है, कैसे पता चला ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है? वो तो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होती है, ये हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ये कोई कंट्रोल फ्रेमवर्क है, कोई कंट्रोल वगैरह के हवाले से। और इस तरह रिव्यू भी हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है, उसके लिए भी नहीं। तो कौन से टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इसको रेफर कर, अब जहन में मुझे बताइए कि कौन सी टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है, अटेस्टेशन या डायरेक्ट रिपोर्टिंग? क्योंकि रीजनेबल के लिमिटेड वो डिसीजन तो हम नहीं कर सकते, वो तो क्लाइंट जो भी कहेगा प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमने बताना है टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वो अटेस्टेशन या डायरेक्ट रिपोर्टिंग में से बताना है। तो इसमें फ्रेमवर्क कौन प्रिपेयर कर रहा है? क्लाइंट, हम उसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट हुए। और मुझे बताइए ये अटेस्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच एंगेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? पहली दफ़ा मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, मुझे लगा जैसे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या कि ये एंगेजमेंट या इसकी रिपोर्ट कैसे डिफरेंट है अदर एंगेजमेंट से, नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट से, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताइए। इसमें क्या होता है? समरी वर्क परफॉर्म्ड और लिमिटेशंस, शाबाश, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्राइटेरिया को मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली इसमें। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पार्ट एंड में मुझे याद करवाइएगा, इसका पार्ट ए भी करेंगे समर 2014 का। हाँ, कंट्रोल फ्रेमवर्क के वर्ड से पता चला है कि ये ऑडिट या रिव्यू नहीं है, क्योंकि ऑडिट या रिव्यू होता तो वो हिस्टोरिक फाइनेंस सब्जेक्ट मैटर हमारा कंट्रोल फ्रेमवर्क कोई ना होता, बल्कि हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। हाँ, कंप्लायंस से भी पता चल जाता है, बिल्कुल कंप्लायंस रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि कंप्लायंस की रिपोर्टिंग जो हमारी आती है वो नॉर्मली ISA 3000 से आ जाती है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस किधर का है? वो तो ऊपर, हाँ वो ऊपर का है, ऊपर वाला अभी हमने स्किप कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, उससे भी पता चल जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, लेकिन चूंकि ए वाला भी हमने नहीं पढ़ा तो उसको मैं रेफर नहीं कर रहा। इसमें एक तो यहाँ से पता चल जाता है और दूसरा कंट्रोल फ्रेमवर्क के लफ्ज़ से भी पता चल जाता है। हाँ, तो रिपोर्ट इंगेजमेंट में ही आती है। हाँ जी, नेक्स्ट, Dow Limited DL, a listed company has approached your firm to provide limited assurance on sustainability report. Sustainability report को अंडरलाइन, ये sustainability reports किस स्टैंडर्ड में आते हैं? 3000 में, शाबाश। Of the company and presently you are verifying the following statement related to carbon emission. अब आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? कार्बन इमिशन विद इन द लिमिट्स अलाउड बाय द रेगुलेटर्स। मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट दे रही है कि जितना भी कार्बन इमिट किया हमने रेगुलेटर्स की लिमिट के अंदर रहते हुए किया, कोई वायलेशन नहीं की। मेरा तो ये हाल है, हम इसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते, इसमें तो कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कर सकते, चलिए कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक कर सकते हैं? 3000 के मुताबिक कर सकते हैं। कह रहा डिटरमिन हाउ यू वुड वेरीफाई द अबव क्लेम, कैसे वेरीफाई करेंगे? 5 पॉइंट से, या अगर आपने ICAP वाले पढ़े हो तो उसमें शायद 2-3 पॉइंट मजीद भी आ जाए आपके पास। शाबाश, इसमें रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर आपने उन प्रोसीजर को स्पेसिफिक टू सिचुएशन, मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे, पहली डॉक्यूमेंट जो इंस्पेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे फिर इंक्वायर करेंगे कि क्लाइंट का सिस्टम क्या है, वो किस तरीके से जो एमिट होती है कार्बन उसको मेजर करते हैं, उसकी उस सिस्टम की इंक्वायरी करेंगे, फिर उस सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है,
कि क्या जो इमिट होती है कार्बन वो और जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, जो भी उनका सिस्टम है। इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, किसका किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रोडक्शन का और जो कार्बन इमिट हुआ इसके रिकॉर्ड का, कि अगर मुख्तलिफ दिनों में प्रोडक्शन चेंज हो रही है, कभी किसी दिन कम या किसी दिन ज़्यादा, उसी लिहाज से कार्बन जो इमिट हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं किसी दिन प्रोडक्शन ज़्यादा है और कार्बन कम है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग में वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इंस्पेक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं, साइट विजिट भी कर सकते हैं, वो जाहिर है हम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 प्रोसीजर है, जिसने ये किए हों उसके लिए बिल्कुल आसान है, वरना कोई दूसरा इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। जब मैं स्टूडेंट था, हमारे एक रिपोर्टिंग का पेपर में क्वेश्चन आ गया था, इंश्योरेंस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जिसने वो फॉर्मेट कभी देखा हुआ था ना, उसके लिए वो क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप वाला था, और जिसने वो फॉर्मेट देखा ही नहीं कभी, उसने क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया। वो फॉर्मेट कभी देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, या जैसे 3000 का होता है। ठीक है, अगर आ जाए तो जिसने वो 5 प्रोसीजर हैं, 5 मिनट का काम नहीं है, जिसको वो आते हैं, या रिपोर्ट उसने अगर देखी है 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के, वो तो उसको अटेम्प्ट कर लेगा, दूसरा इसको हाथ भी नहीं लगा सकेगा ऐसे क्वेश्चन को। चलिए जी, फॉर्मेट मैंने देखा हुआ था उस वक्त मुझे याद नहीं आया देखा हुआ था चलिए आगे चले। विंटर 2016 आपको बता दूं, इत्तेफाक की बात होती है, कभी कभी इस तरह का केस भी हो जाता है। जैसे मैं अटैम्प्ट थी ना, उसी में जहाँ पे मेरी इंगेजमेंट प्लान हुई थी ना, वो एक इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच थी। उस कराची हमारा ऑफिस था ना, उसका क्लाइंट था, और यहाँ पे सिर्फ उसकी ब्रांच थी। ब्रांच पे कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करके ना हमने रिपोर्ट उनको सबमिट करवाने थे। तो मैं तकरीबन 1.5 महीना उस ब्रांच में रहा, 1.5 महीना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने रही। लेकिन एक वो कॉपी पेस्ट की आदत बड़ी होती है ना, वो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी, वो पिछले साल की फाइल थी उसको देखा मैंने, भाई उसमें जो जो प्रोसीजर परफॉर्म है वो करता गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ पेपर में बैठ के कि हम कितना मतलब बुक्स को ही फॉलो करके ऑडिट कर रहे होते हैं। भाई पिछले साल जो हुआ उसी को कॉपी करना है। अगर मैंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी होती, उसका नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ा होता कुछ, तो मुझे अंदाज़ा होता कि रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है। बहरहाल चलिए, योर फर्म हैज़ बीन हायर्ड, सॉरी रिक्वायरमेंट पहले, ड्राफ्ट ए लिमिटेड इंश्योरेंस रिपोर्ट। लिमिटेड इंश्योरेंस को अंडरलाइन कर लें। इससे मेरे जहन में फ़ौरन आया रिव्यू इंगेजमेंट की बात कर रहा है शायद, पहले टू बी इशू टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन जैसे ही मेरे जहन में आया रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो मैंने कहा रेगुलेटरी रिपोर्टिंग ये तो 3000 में आती है। रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द अथॉरिटी बाय एसपीएल, इसका मतलब है एसपीएल कोई हमारा क्लाइंट होगा, वो रेगुलेटर्स को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर लिमिटेड इंश्योरेंस रिपोर्ट हमने प्रिपेयर करनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं अंदाज़ा, वो शायद उसने पीछे बैकग्राउंड में हमारे साथ डिस्कस की होगी, उसको भी पढ़ लेंगे। द रिपोर्ट शुड कंटेन ए क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वाली तो हमने कोई पढ़ी ही नहीं रिपोर्ट ISA 3000 में, है ना? पढ़ी है क्वालिफिकेशन वाली रिपोर्ट ISA 3000 में पढ़ी है? पक्की बात है। आप अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिटेड इंश्योरेंस का क्वालिफिकेशन पैराग्राफ सुना देंगे? नहीं। हाँ जी, न एक्सेप्ट फॉर द मैटर नथिंग हैज़ कम टू आवर, बिल्कुल सही तुक्का लगाया आपका ऐसे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आपको ISA 3000 कैड में ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, कंटेन ए क्वालिफिकेशन एंड मेंशन एट लीस्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, क्वालिफिकेशन है बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन पैरा होगा इसका? हाँ जी होगा। एंड एट लीस्ट 3 प्रोसीजर परफॉर्म बाय योर फर्म। अच्छा अब इसमें रिपोर्ट ड्राफ्ट करने की बात कर रहा है, बाकी चीज़ें तो प्रोबेबली शायद आप कर लेंगे। ठीक है, 2 इश्यूज हैं, एक क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ, ये भी है अनमोडिफाइड की तरह, सो स्टार्ट में एक्सेप्शन का जिक्र कर देंगे। और दूसरा इशू इसमें प्रोसीजर्स, क्या 3 प्रोसीजर्स आप लिख पाएंगे? अच्छा अब अभी जनरल प्रोसीजर तो मुझे याद है, लेकिन आपको पता है हम कोशिश करते हैं जनरल प्रोसीजर को सिचुएशन के लिहाज से स्पेसिफिक कर दें, तो सिचुएशन को समझना भी जरूरी है कि वो किस चीज़ के ऊपर हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहा है योर फर्म
has been hired by Sensitive Products Limited SPL for an assurance engagement regarding compliance with regulatory requirements. Compliance with regulatory. SPL is engaged in the production of highly sensitive product and is required to comply with strict regulatory requirement. वो कोई बहुत ही highly sensitive product में deal कर रहा है और strict regulatory requirements हैं. In this regard, a report is submitted by SPL to the regulatory authority which contains certain information. अच्छा, उसने क्वेश्चन को जनरल ही रखा है मेरा ख्याल है. ये पता इतना कुछ उसने बता दिया कि रेगुलेटर को रिपोर्टिंग की जा रही है. किस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है? जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बता दिया था कार्बन के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है. इसमें उसने स्पेसिफिक इशू नहीं बताया. एग्री करते हैं इससे जी? सेंसिटिव यूरेनियम के लिए सेंसिटिव है तो कि अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो यूरेनियम यूज़ कर रहे होंगे. तो अब इससे रिलेटेड फिर क्या प्रोसीजर आप लिखेंगे कंप्लायंस में? किस अच्छा पहली चीज़ क्या आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? रेगुलेटर की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है उसको रीड करेंगे, करेक्ट. फिर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है. और इंटरव्यू करेंगे एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कि जो इन्होंने मैनेजमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सेफ्टी प्रोसीजर्स को अप्लाई, सेफ्टी प्रोसीजर को अप्लाई करने में क्या क्या स्टेप्स लिए. अच्छा, ये प्रोसीजर आपका ठीक है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि सेफ्टी से रिलेटेड ही फोकस्ड हो गए हैं हम. इन्होंने भी सेफ्टी का प्रोसीजर बताया, आपने भी उसके बाद इंस्पेक्शन या फिर मटीरियल. हाँ, हैंडलिंग अहम इशू है. हैंडलिंग कैसे, धमाके भी हो जाते हैं ना मिस हैंडलिंग करें. हैंडलिंग को बिल्कुल हैंडलिंग का सिस्टम उनसे पूछेंगे रॉ मटेरियल को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं उसके सेफ्टी. इसको हैंडल करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्टाफ की अगर ज़रूरत है उसको हायर किया गया है. कोई इतना मुझे अपील नहीं किया ये पॉइंट. और आपकी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? हाँ, कोई इंसिडेंट्स वगैरह रिपोर्ट, ठीक है. अच्छा, सोल्यूशन में एक और अच्छा पॉइंट था जो उसने एज्यूम किया हुआ था. बेसिकली ये उसने नीचे लिखा भी एज्यूम करें, आप भी एज्यूम करें, आप बता रहे हैं ठीक है. लेकिन सोल्यूशन में जो एक अच्छा पॉइंट लिखा था वो ये कि जो मटेरियल बाय किया जा रहा है किस सोर्स से किया जा रहा है, क्या वो अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं या कि अनअप्रूव्ड सप्लायर्स हैं. क्योंकि मटेरियल है ना सेंसिटिव, तो हर बंदे से तो अप्रूव बाय नहीं कर सकते आप, स्मगलिंग तो नहीं कर सकते इसकी, ठीक है. या फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने आगे किसी को सेल करना है उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है. ये हमारी मेडिसिन जो होती हैं फॉर एग्जांपल, ये भी एक तरह से कुछ सेंसिटिव ही होती हैं, और जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो हर एक को सेल थोड़ी करेंगे. तो अगर इस तरह का सेंसिटिव मटेरियल है तो अच्छा प्रोडक्शन के ऊपर है, सेलिंग के ऊपर नहीं उसने कहा हुआ. चलो प्रोडक्शन के ऊपर है तो सिर्फ बाइंग के साइड से हम कंट्रोल्स बता देंगे. वरना अगर सेलिंग की बात कर रहा होता ना तो मैं उसमें यह भी लिखता कि जिन लोगों को सेल किया जा रहा है क्या उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, क्या वो अप्रूव्ड कस्टमर्स हैं जिनको सेल किया जा रहा है. कोई ना कोई ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, क्योंकि सेंसिटिव प्रोडक्ट है ना, हर एक को जनरल पब्लिक को तो सेल नहीं कर सकते, ना ही हर एक से बाय कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में चूंकि उसने प्रोडक्शन की बात की, सेलिंग की नहीं की, इसलिए सेलिंग की तरफ चले हम नहीं जाते. प्रोडक्शन में आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मटेरियल बाय कहाँ से किया है, सोर्स, उसके ऊपर कमेंट करना. लाइसेंसिंग का भी डाल सकते हैं बिल्कुल, कि लाइसेंसिंग जो है उससे रिलेटेड अच्छा लाइसेंसिंग किससे, जिससे हम माल खरीद रहे हैं उससे, या जिस क्लाइंट की रिपोर्टिंग कर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ लाइसेंस, हाँ लाइसेंसिंग की भी ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं बात. डिस्पोजल का भी बिल्कुल कर सकते हैं इसमें. डिस्पोजल का कि अगर जो वेस्ट हुआ है मटेरियल उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया, बिल्कुल उसका भी कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का पॉइंट भी देख सकते हैं बिल्कुल, कि उनकी बाकायदा इसको हैंडलिंग करने के लिए ट्रेनिंग, ठीक है. ठीक, 3 ही लिखने थे लेकिन वो डिस्कस कर, देखें उसने जनरल रखा है ना. जब जनरल रखा है तो हमारे पास भी खुला मैदान है. उसने क्वेश्चन को ओपन एंड रखा, हमारा सोल्यूशन भी ओपन एंड है. मैं इसलिए कह रहा हूँ इनके जहन में कोई क्वेश्चन, इसके जहन में कोई आ सकते हैं, तो मैं साथ साथ वैल्यूएट कर लूँ कि कौन सा पॉइंट अच्छा पॉइंट है और कौन सा जो है लेस रेलिवेंट है.
अच्छा, नेक्सर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं नेक्सर की ज़रूरत? कल मैंने बातों बातों में ये बात जिक्र किए थे जी। सर हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इन केस अगर उनमें कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वो क्वांटिफिकेशन का वो असर आ रहा है, तो वो आगे नेक्सर लगा के उसको बताते हैं कि इसका नेक्सर अटैक। किसी हद तक आपकी बात ठीक है। इसका वन वर्ड आंसर ये देता हूँ, सम टाइम जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना हमारा, वो कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, या बहुत से चीज़ें हो सकती हैं जिनकी हमने कंप्लायंस को इंश्योर करना है। कल मैंने आपको शायद फॉर्मेट तो नहीं दिया था, आप बताया था कि वो 7-8 पैरामीटर्स बताए थे आपको। तो अगर कंपनी जो क्राइटेरिया है या वो जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको हमने वेरीफाई करना है वो ज़्यादा है, तो हम उसको बजाय ये कि रिपोर्ट में बताने के नेक्सर के तौर पे भी लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था एक तीसरी ऑप्शन भी होती है कि वो क्लाइंट की वेबसाइट पे अगर वो स्टेटमेंट असर्शन दी गई है तो हम वेबसाइट का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के 3 तरीके बताए थे ना। ISA 700 का रेफरेंस भी आपको दिया था, ऑडिट में भी इसी तरह। क्या 3 तरीके थे? रिपोर्ट के अंदर ही बता दो, नेक्सर दे दो, अपेंडिक्स दे दो या नेक्सर दे दो, और साथ में वेबसाइट का रेफरेंस। तो उसने कहा कि वो नेक्सर वगैरह देने की लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपने स्टेटमेंट है वो आप उसमें रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर दें जी। हाँ, क्या हमने रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है तो हम क्या खुद ही अज्यूम करेंगे हाँ भाई ये मसला? यस, खुद ही अज्यूम करेंगे। जिस इसके सोल्यूशन में उसने पता क्या अज्यूम किया हुआ है, गैस कीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं इसका सोल्यूशन पढ़ा हुआ। बाइंग के हवाले से क्वालिफिकेशन है कि कुछ हाँ, जहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं कुछ अप्रूव्ड सप्लायर्स नहीं है, उसकी बेस पे उसने क्वालिफिकेशन की थी। लेकिन किसी भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ट्रेनिंग नहीं दी गई एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। आप कह सकते हैं जो लाइसेंस मिला हुआ है कुछ रेगुलेटर्स की तरफ से, फॉर एग्जांपल वो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, उसको रिन्यू नहीं करवाया, ठीक है। पुअर हैंडलिंग, बिल्कुल नहीं परवेसिव, यहाँ पे वो परवेसिव वगैरह के चक्कर नहीं, कैसे क्वांटिफिकेशन करेंगे? यहाँ तो नॉर्मली 3000 में तो नॉर्मली होती जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वो आप परवेसिव नहीं, लेकिन आप खुद से एवेल्युएट करेंगे जो नॉन कंप्लायंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। एग्जाम में वो आपसे ये जजमेंट हरगिज़ नहीं करवाएगा नॉन इंश्योरेंस ये 3000 के अंदर कि बताओ इसका इफेक्ट मटीरियल है कि परवेसिव है, हरगिज़ नहीं करवाएगा, ठीक। पूरी रिपोर्ट है ना, पूरी रिपोर्ट, हाँ देखें, ड्राफ्ट है लिमिटेड इंश्योरेंस रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करवा रहा है, 2016 का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें भी वो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, 3000 की उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या 3000 में दिया हुआ है, इसलिए उसने रिपोर्ट ड्राफ्ट, वरना अब उसकी ओपन बुक के बाद उसकी आदत नहीं है रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग करवाना, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर रिपोर्ट ड्राफ्ट करवाता है तो वो फिर किस स्टैंडर्ड में से होती है भला? 3000 या ऐसे स्टैंडर्ड जिसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट मौजूद नहीं है। जी जी, क्या चीज़? हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जहाँ तक मुझे याद है, या ऐसा कीजिएगा मुझे किसी दिन ना व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको देख के ना सारे स्टैंडर्ड फिर एक पूरी लिस्ट, अभी शायद मेरे जहन से कोई कुछ आए कुछ ना आए, वो एक दफ़ा देख के स्टैंडर्ड तो आपको कंप्लीट लिस्ट दे दूँगा जिनकी रिपोर्ट नहीं है। चलिए ये बस हाँ कंक्लूड हो गया। चलिए कुछ अंदाज़ा हो गया आपको कि 3000 की इंगेजमेंट की नेचर क्या है, ठीक है। और पास्ट पेपर क्वेश्चन कुछ समझ आ रहे हैं आपको? चलिए आज का, बल्कि सॉरी 3000 का जो सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं।